Hello friends, this is Rafiq sir. Today we'll discuss section 91 of Indian Evidence Act. Section 91 talks about exclusion of oral by documentary evidence. It's Section 91 is supplemented by Section 92. सेक्शन 91 का मतलब पूरा हो जाता है सेक्शन 92 से, because both are connected. There are certain exceptions which are enumerated in section 91 and they are continued in section 92 to complete this concept when oral evidence is excluded by documentary evidence. Though there are certain exceptions where oral evidence can be also led to prove the contents of the document. Section 91 clearly says evidence of terms of contracts, grants and other dispositions of property reduced to form of documents. Section 91 comes into play when any contract or any grant or disposition of property, means alienation of property, is reduced in writing, whether the writing of document is compulsory by law, required by law or not. चाहे कानून के ज़रिए कानून ये कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को, जैसे सेक्शन 17 में कहा गया या सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया या सेक्शन 54 ऑफ टीपी एक्ट में कहा गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनको लिखना और रजिस्टर करना ज़रूरी है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको राइटिंग में लिखा गया है, जिसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रखा गया है, उसके टर्म्स और कंडीशंस जो उन डॉक्यूमेंट्स में है उनको सिर्फ प्रूव किया जाएगा डॉक्यूमेंट के ज़रिए, या फिर अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है फिर उस सूरत में क्या किया जाएगा, उस सूरत में सेकेंडरी एविडेंस लीड किया जाएगा। जैसे पहले वाले सेक्शंस में कहा गया, जैसे सेक्शन 65 में ये कहा गया कि किस तरह से सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट के लिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इलस्ट्रेशन में कहा गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत सारे लेटर्स में ड्राफ्ट हुआ है, बहुत सारे पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में ड्राफ्ट हुआ है, वो सारे लेटर्स जो है जिन पे वो लिखा गया है, वो सारे पेपर्स जो है जिन पे वो लिखा गया है, उनको प्रूव करना ज़रूरी है। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक ही है लेकिन इसको एक से ज़्यादा पेजेस पे या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पे लिखा गया है, तो उस सूरत में उन सब को प्रूव करना ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसकी सूरत में है तो बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रूव करना ज़रूरी है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है जो अपॉइंट हुआ है, उसका अपॉइंटमेंट का लेटर बनता है उस अपॉइंटमेंट के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में पुलिस की वर्दी में पुलिस ऑफिसर बैठा है तो पुलिस वाला ही होगा, तो वो पुलिस वाला जो है उसे आपको उसका अपॉइंटमेंट वो पुलिस वाला है या नहीं, उसको राइटिंग में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है उसको राइटिंग में लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ओरल एविडेंस भी उसके लिए ला सकते हैं कि मैंने पुलिस के पास एफआईआर फाइल किया था, एफआईआर लॉन्च किया था, या मैंने कंप्लेंट वहाँ दायर की थी। तो उस सूरत में आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप उसकी अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसको पहले प्रूव कीजिए कि वो एज पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हुआ था। या फिर विल्स जो होती है, जो एडमिट होती है प्रोबेट को इंडिया में, तो उनको प्रोबेट के ज़रिए ही प्रूव किया जाएगा। अब ये वर्ड प्रोबेट क्या है? प्रोबेट ये है कि जब एक विल को प्रोबेट के लिए एडमिट किया जाता है तो कोर्ट जो है एक प्रोसीजर फॉलो करता है, इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस डाल देते हैं,
ताकि किसी को कोई इसको चैलेंज तो नहीं कर रहा है, किसी को इसके बारे में कोई क्लेम तो नहीं है जो जिस प्रॉपर्टी की विल बनाई जा रही है। तो उसके बाद जो है कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है उसके लिए अलग से। एक हो गया विल डॉक्यूमेंट जिसमें वो लिखा गया, दूसरा है कि उसका जो अलग से एक सर्टिफिकेट बनता है उसे प्रोबेट कहते हैं, जिसमें कोर्ट की सील भी होती है कि विल जो है जेन्युइन है। अगर उस विल को आपको प्रूव करना है तो आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सेकेंडरी एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो प्रोबेट जो है उस प्रोबेट को लाकर भी आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन 2 है। फिर एक्सप्लेनेशन जो इस सेक्शन की है, फर्स्ट, ये सिर्फ अप्लाई होता है उन डॉक्यूमेंट्स पे जिनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया हो या कोई ग्रांट दिया गया हो या फिर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बगैर और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके बगैर बाकी जो डॉक्यूमेंट हो गए जिसमें ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ही है, ना कोई ग्रांट ही है, ना कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 91। क्या मतलब है उससे कि सेक्शन 91 सीधे कहता है कि ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा ओरिजिनल होंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, किसी भी ग्रांट के या डिस्पोजिशन के। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। मॉर्गेज में पार्टीज़ है, मॉर्गेजी जो है, इन दोनों के पास जो कॉपीज़ होती है, जब ये मॉर्गेज डीड बनाई जाती है तो दोनों को कॉपीज़ मिलती है। एक कोर्ट के पास भी रहती है, एक मॉर्गेजा और दूसरी मॉर्गेजी के पास भी एक कॉपी रहती है। ये सारी कॉपीज़ जो है दे आर ऑल ओरिजिनल्स, दे विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल्स। इन कॉपीज़ में से अगर आप किसी एक कॉपी को भी प्रूव करते हैं तो आपको सारी कॉपीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी ओरिजिनल ही है। जो ट्रिप्लिकेट में या डुप्लिकेट में बनाई जाती है, तो जिसमें पार्टीज़, हर एक पार्टी के पास एक ओरिजिनल कॉपी होती है। एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो बात करता है एक्सट्रेनियस फैक्ट के बारे में। वो ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो डिलीवर करेगा इंडिगो बी को, तो उसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई और फैक्ट भी मेंशन हुआ है जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई वास्ता नहीं है, बल्कि वो इससे पहले वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो ओरली हुआ था, उसके बारे में अगर ये लिखा जाए कि बी ने उस इंडिगो का पिछला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके पैसे दिए हैं, तो इस फैक्ट का जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके लिए, क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट भी है, डॉक्यूमेंट में भी है, इट्स ए कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर रहा है, लेकिन ये कोई एक्सट्रेनियस फैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डॉक्यूमेंट लिखा गया, उसके लिए उसको प्रूव नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर कोई एक्सट्रेनियस फैक्ट है जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसे हमने कहा कि ए जो है ही इज़ इन हैबिट ऑफ टेकिंग और ही इज़ इन हैबिट ऑफ डिलीवरिंग इंडिगो टू बी, सो बी का इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ हुआ होगा। अगर वो ओरल एग्रीमेंट हुआ है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उसका मेंशन यहाँ पे आया कि बी ने या ए ने उसे पैसे दिए हैं, बी जो है, चूँकि बी को डिलीवरी हुई है तो बी ने उसे जो पैसे दिए हैं पिछले कॉन्ट्रैक्ट के जो ओरली हुआ था, तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। मैंने पहले कहा कि सेक्शन 91 सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होता है जिनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई ग्रांट जो है, ग्रांट दिया गया है किसी को, या फिर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है। इसके बगैर अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी है, जैसे एक केस हुआ था ताबूरी सहाय वर्सेस झुनझुनवाला, AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें एडॉप्शन डीड जो है, एडॉप्शन डीड को नहीं माना गया कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एडॉप्शन डीड में ये लिखा जाता है कि एडॉप्शन किसने किया, कि एडॉप्शन उसमें लिखा जाता है किसने किसको एडॉप्ट किया, तो ये कोई उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, सिर्फ एक डिक्लेरेशन माना गया।
तो एडॉप्शन डीड जो है उसको ओरल एविडेंस से भी वहाँ ये कहा गया कि इस पर सेक्शन 91 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रांट है या फिर कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है। तो इसके लिए आप ओरल एविडेंस भी से भी उसको प्रूव कर सकते हैं।